हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। और आज के पूरे जो नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और आज पढ़ेंगे हम हाउ टू इफेक्ट ऑफ द मोशंस, फोर्स इफेक्ट ऑफ द मोशंस, यानी कि फोर्स जो होता है वो किस प्रकार से इफेक्ट करता है एक मोशन के ऊपर, उसी के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ इंट्रोडक्शन इसके बारे में कि कुछ सिचुएशन है आपके सामने मैं रखता हूँ, आप बताओ कि उसमें फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, और लग रहा है तो किस प्रकार से लग रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कि वाई डज अ कैनॉट मूव द फॉरवर्ड व्हेन द कॉइंस्ट अ पुश वाटर अ बैकवर्ड। कह रहा कि जब नागरिक कांस्टेंट एक पानी को पीछे की ओर ढकेलता है तो डोंगी आगे की ओर क्यों चलती है। अगर अब पानी में कोई आदमी नाव लेके चल रहा है तो जब पतवार से खींचता है तो पानी जो होता है वो पीछे की तरफ क्यों ढकेलता है, और वो नाव जो होती है वो आगे की तरफ क्यों आती है। सिचुएशन पूछ रहा है, ठीक है। वाई डज इट मूव द फास्टर देन द पुश एंड हार्डर। कह रहा जब वे अधिक से जोर धक्का देते हैं, जब अधिक जोर लगाते हैं तो और तेज चलता है, क्यों, ठीक है। विच कैनॉट मूव द फास्टर इन पिटी कैनॉट कौन एंड काउंट्स कैरिंग द पैसेंजर। कह रहा कौन सी डोंगी तेज चलती है, बताइए। खाली डोंगी तेज चलेगी या यात्री को साथ लेकर जो चल रही है वो तेज चलेगी। तो ये कुछ सिचुएशन पूछ रहा है। देखिए कहीं ना कहीं हम जानते हैं डेफिनेटली जो नाव होती है उस पर जब हम बल अप्लाई करते हैं, जब हम उस पर बल लगाते हैं, जब उस पर हम फोर्स अपना अप्लाई करेंगे, तो जब फोर्स लगाते हैं तो डेफिनेटली जो होता है वो आगे की तरफ पुश होगी। जितना अधिक फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा वो क्या होगी, आगे की तरफ पुश होगी, ठीक है, आगे की तरफ वो चलेगी। फोर्स का इफेक्टिव होता है कि जब तक कोई भी वस्तु पर जब तक आप बल नहीं लगाते हो वो कोई भी मूवमेंट स्टार्ट नहीं करता है, और जितना अधिक आप बल लगाओगे उतना अधिक उसके अंदर आपको बदलाव दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। कॉन्सेप्ट समझते हैं कुछ फोर्स के कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं। फोर्स कैन, बल किस वस्तु पर निम्न प्रभाव डालता है, कौन कौन सी वस्तु पर प्रभाव डालता है बल। आइए बल से होने वाले कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, आइए देखते हैं उसको। सबसे पहले कह रहा कि मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट। कोई किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है। कोई वस्तु अगर रेस्ट पे है तो उसको मोशन में ला सकते हैं बल के द्वारा, ठीक है। चेंज द स्पीड ऑफ अ मोशन ऑब्जेक्ट, गतिमान वस्तु की को हम परिवर्तन में ला सकते हैं, उसकी स्पीड को और तेज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फुटबॉल है, उसको आप डगर रही है धीरे धीरे, तो आप उसको और धक्का मारोगे तो और भी उसकी स्पीड में क्या हो जाएगी, चेंजिंग आ सकती है बल के द्वारा। आगे कह रहा है कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। कह रहा है कि हम अपने बल के द्वारा किसी भी मोशन करती हुई वस्तु को या विराम करती हुई कोई वस्तु को अपना जो है उसकी अवस्था जो है उसकी डायरेक्शन जो है हम चेंज कर सकते हैं अपने बल के द्वारा। चेंज द शेप ऑफ साइज एंड ऑब्जेक्ट, हम किसी वस्तु को जो है उसके साइज में उसके आकार में परिवर्तन ला सकते हैं बल के द्वारा, यानी कि फोर्स के द्वारा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। आपको पता है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप मैंने आपको इसके पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि जब भी हम बल किसी पे लगाते हैं तो डेफिनेटली मुझे वहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता पड़ती है। कह रहा कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, बल के परिणाम के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल में आप शॉर्ट जो मैग्नेट होता है चुंबक, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, यानी कैपिटल एन, ठीक है। और कह रहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सप्रेस इट्स द स्ट्रेंथ। कह रहा है बल का परिणाम उसकी शक्ति पे निर्भर करता है, कितना आप बल लगाए हो उस पर यह निर्भर करता है कि वो कितना वर्क करेगा, ठीक है। याद रखिएगा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब भी हम बल लगाते हैं तो दिशा के अनुसार ही बल लगाते हैं। ओके, आई होप आप मेरी बातें समझ में आपको अच्छे से आ रही होंगी। चलते अपने नेक्स्ट पेज पे। जरा ये बात तो हम जान चुके हैं कि फोर्स को हम न्यूटन के द्वारा मेजर करते हैं, ठीक है। जरा देखते हैं कि मान लीजिए कोई मैग्नीट्यूड है, मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कोई मैग्नीट्यूड है उसे कैसे नाप सकते हैं। तो पहला उसका इंस्ट्रूमेंटल होता है कि स्प्रिंग द बैलेंस। आपने देखा होगा गांव में जो स्प्रिंग वाले होते हैं, भूसा उसा उससे हम जोखते हैं, ठीक है। या जब हम आटा पिसाने जाते हैं तो वहाँ पर भार तोलन कर सकते हैं, उससे भी हम लोग अपना भार जो है नाप सकते हैं। एक और चीज़ हो गया मेजरिंग द वेट ऑफ मेजरिंग फोर्स, भार का मापना, बल का मापना,
स्प्रिंग बैलेंस करना, ये सब जो है फोर्स मापने के यानी कि बल मापने के कुछ इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच अर्थ पुल ऑन द ऑब्जेक्ट। कह रहा कि भार वह गुरुत्वाकर्षण बल है जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। देखिए, एक भार जो होता है, भार का मतलब ऐसा मत समझिए कि जो बल है वो सबसे अनंत बल है, जो आपका बल है वो सबसे बड़ा बल है, नहीं नहीं नहीं, कई प्रकार के फोर्स जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो उन्हीं में से एक होता है जो अर्थ होता है ना, कोई वस्तु ऊपर फेंकती है और नीचे की तरफ गिरता है, तो अर्थ के अंदर जो एक फोर्स होती है जिसको हम लोग तो ग्रेविटी बोलते हैं, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स सभी दुनिया के जितने भी वस्तुएं होती हैं इन सब में ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अगर हम फोर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम बात करेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, क्योंकि दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। आइए बड़ी आसान तरीके से समझते हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। पहले तो एक बात याद रखिएगा कि मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कोई भी बल के परिणाम को हम माप सकते हैं। रियल लाइफ में क्या होता है कि यूजुअली द मोर देन वन फोर्स एक्ट ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट। कह रहा कि वास्तविक जीवन में हम आमतौर पर किसी वस्तु पर एक से अधिक बल जो है कार्य करते हैं, डेफिनेटली है। कोई अगर बॉक्स को आप पुश कर रहे हो तो वो भी आप पर कोई ना कोई आप पर अप्लाइड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली है कि जब बॉक्स पे आप कोई बल अपना लगा रहे हो तो आसानी से वो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स उसके ऊपर और लग रहा है, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो डक फ्लोटिंग ऑफ द वाटर, पानी पर तैरती बतख, एक ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बायोंसी फोर्स वहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। ये बातें भी याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात है, कि रियल लाइफ में जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पर एक से अधिक बल काम करता है, ठीक है। चलिए जरा डिटेल में देखते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। चलिए अब देखते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। करा डेफिनेशन बोलता है कि टू फोर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड द बैलेंस फोर्स। दो बल जो परिणाम में बराबर हैं लेकिन दिशा विपरीत होती है, उन्हें हम बैलेंस फोर्स करते हैं। यानी सिंपल सी एक बात कर रहा हूं कि मान लीजिए 3 न्यूटन का बल राइट साइड से लगा रहा है कोई आदमी और 3 न्यूटन का ही बल लेफ्ट साइड से लगा रहा है, तो उस अवस्था में 3 न्यूटन दोनों तरफ से 3-3 न्यूटन लग रही है, तो उस अवस्था में जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। जब दोनों तरफ समान बल लगता है उसे बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड फोर्स। रिजल्ट क्या बोलता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 हो गया वहाँ पर, और ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द रेस्ट, और वस्तु क्या हो गई वहाँ पर, रेस्ट की अवस्था में आ गई, क्योंकि हिलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, समान बल है, ठीक है। नो चेंज इन मोशंस, गति में भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। अब देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, जरा इसको भी हम ध्यान से समझ लेते हैं। कह रहा कि डिफिनेशन बोलता है इसका कि व्हेन फोर्स आर इक्वल दे बिकम द अनबैलेंस्ड फोर्स अनइक्वल। यानी कह रहा है व्हेन फोर्स आर अनइक्वल दे बिकम अनबैलेंस्ड फोर्स। कह रहा जब बल समान नहीं होते हैं तो हम उन्हें असंतुलित बल कहते हैं, यानी कि अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। कैसे जी, मान लो राइट साइड में मान लीजिए कि किसी ने 10 न्यूटन का बल लगाया और लेफ्ट साइड में मान लीजिए किसी ने 3 न्यूटन का बल लगाया, तो उस अवस्था में जो नेट फोर्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10 में से 3 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 7 बचेगा। यानी कि अनबैलेंस हो रही है, क्योंकि एक तरफ अधिक बल लग रहा है और एक तरफ कम बल लग रहा है। जब दोनों तरफ बराबर बल नहीं है, किसी तरफ कम और किसी तरफ ज़्यादा है, तो उस अवस्था में हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है, करा कि स्टार्ट द मोशंस, गति शुरू हो जाती है, डेफिनेटली है। स्टॉप द मोशन, गति को रोकना पड़ता है, ठीक है। चेंज द स्पीड, स्पीड में बदलाव आ जाती है, और चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन में बदलाव आ जाता है। जब भी आप एक तरफ किसी तरफ अधिक बल लगाएंगे तो ये सारे आपको चेंजिंग यानी कि इफेक्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट बोलता है कि नेट फोर्स 0 नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कुल बल जो होता है 0 नहीं होता है, और कह रहा है कि वस्तु जो स्थिर नहीं रहती है, ठीक है। नो चेंज इन द मोशंस, और गति में कोई परिवर्तन होता रहता है हमेशा, ठीक है। गति में परिवर्तन होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओके, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। जरा कुछ फॉर्मूले हैं उसको भी हम ध्यान से देख लेंगे। करा नेट फोर्स के कुछ फॉर्मूले हैं। करा अपोजिट डायरेक्शन में जब विपरीत दिशाएं रहेंगी तो वहां पर नेट फोर्स जो होता है वो F1 माइनस F2 होता है, ठीक है। टूवर्ड द लार्जेस्ट फोर्स, करा बड़ी बल की और ये क्या होता है, वो
आपकी होती है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जब एक ही दिशा में होगा तो वहाँ पर लगेगा नेट फोर्स का फॉर्मूला होगा एफ नेट इक्वल टू F1 प्लस F2, यानी कि वहाँ पर जुड़ जाएगा। जब सेम ही एक ही तरफ अगर दो आदमी बल लगाएगा तो वहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपका जो आपका बल होगा वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और अगर विपरीत दिशा में रहेगा तो वहाँ पर आपका बल जो होगा वो माइनस होगा, ठीक है। सेम अस अप्लाइड फोर्स, जब सेम एक ही दिशा की तरफ 4-5 लोग बल लगा देंगे तो वहाँ पर बल क्या हो जाएगा, सारे 4 लोग क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और अगर दिशा विपरीत है तो वहाँ पर बल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बातें आप याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। हमारी न्यू एनसीईआरटी में एक नई टॉपिक यहाँ पर जुड़ चुकी है जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि हम जानते थे कि लॉज ऑफ फोर्स ऑफ मोशन में ये चीज़ नहीं दी गई थी पुराने एनसीईआरटी में, लेकिन ये नई एनसीईआरटी में जुड़ गई है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है जी, चलो देखते हैं जरा डिफिनेशन इसका। फोर्स इज एन फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट एक्ट द अपोजिट साइड टू द मोशन। घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो गति के विपरीत दिशा में यानी कि उल्टा दिशा में हमेशा काम करता है। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमेशा क्या होता है, वो विपरीत दिशा में ही काम करता है। कुछ इसकी कैटेगरी से विशेषताएं हैं, देखिए। ऑलवेज अपोजिट मोशंस, हमेशा गति का विरोध करता है। ये जो भी आप गति करेंगे उसका विरोध करेगा, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। एग्जिस्ट अप बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, संपर्क में आने वाली सतहों के बीच होता है। जब भी एक चीज से दूसरा चीज जब संपर्क होगा तभी फ्रिक्शन फोर्स लगती है, ओके। सो द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, गतिमान वस्तुओं को की गति को धीमा कर देता है। कोई अगर वस्तु तेज चल रही है, मान लीजिए आप साइकिल चला के छोड़ दिए तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो धीमा हो जाता है। वहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स जो है काम करता है। आगे कह रहा है कि फोर्स फ्रिक्शन इज यूजुअली अप मेनी अवे बट टू मच अन फ्रिक्शन कैन कैजुअल वेयर एंड द टीयर। घर्षण कई तरीके से उपयोग होती है, लेकिन अत्यधिक घर्षण से घिसावट हो सकती है। यानी कि बहुत ज़्यादा घर्षण होने से क्या हो जाती है, उसके अंदर घिसावट पैदा हो जाती है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। फ्रिक्शन फोर्स बड़ी ही इजी और सिंपल सी साधारण सी बात है। जब भी आप गति करते हैं या जब भी आप किसी दूसरी अनदर वस्तु को ढकेलते हैं तो उसके विपरीत दिशा में जो काम करती है वो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स काम करती है। आपने कभी सोचा होगा कि कोई बॉल हो जाए, उसको हम जब फेंक देते हैं तो वो अपने आप ही जाके रुक जाता है, क्योंकि उसके अंदर अर्थ का जो फ्रिक्शन फोर्स उसके वो अप्लाइड होता है, इसलिए वो रुक जाती है। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल है, साइकिल चला के आप छोड़ देते हो तो वो जाके कुछ देर बाद रुक जाती है, क्योंकि उस टायर के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वहाँ पर अप्लाइड होता है, इसलिए वो धीरे धीरे क्या होती है, उसकी गति में विरामावस्था में ला देती है। चलिए अब देखते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कुछ और बातें हम समझते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। कुछ थ्योरी इसके समझते हैं। पहला बोला कि व्हाई ऑब्जेक्ट स्टॉप, ऑब्जेक्ट क्यों रुक जाता है, जरा बताइए। ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्यों रुक जाते हैं। कर ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि आप मूविंग द बाईसाइकिल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। कर एक चलती हुई साइकिल कुछ समय बाद रुक जाती है, मैंने आपको अभी तुरंत बताया, ठीक है। रीजन क्या है इसका, चलिए समझते हैं कारण। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट अपोजिट टू द मोशंस, घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए धीरे धीरे क्या होती है, वो रुकना स्टार्ट हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है, ये बात भी जरा समझ लीजिए। टू कीप अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग द फोर्स मस्ट कंटिन्यूसली काउंटर ऑफ फोर्स, किसी वस्तु को गतिमान बनाए रखने के लिए बल को लगातार घर्षण का प्रतिकार करना होता है। यानी कि कितना भी फ्रिक्शन उसके ऊपर लगे आपको जबरदस्ती आगे बढ़ना पड़ता है। यानी कि बल का जो प्रतिकार है, बल का जो आपका जो उसका ऑब्जेक्ट मतलब अपोजिट साइड आपको काम करनी पड़ती है। यानी जितना आपको बल लगे लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ता है, तभी आप फ्रिक्शन फोर्स को तोड़ पाते हो और आगे बढ़ पाते हो, ठीक है, याद रखिएगा। इसके इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट है। फ्रिक्शन इज अ यूजफुल इज मेनी अवे बट टू द मच फ्रिक्शन कैन कैजुअल वेयर इन द टीयर। आइए देखते हैं। घर्षण कई तरीकों से उपयोगी होता है, लेकिन अत्यधिक घर्षण से घिसावट हो सकती है। डेफिनेटली जो घर्षण बल होता है वो कई तरह से बढ़िया भी है, ठीक है, और कई तरह से जो है वो खराब भी है, ठीक है। ज़्यादा घर्षण बल लगने से किसी चीज़ में घिसावट पाई जाती है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है, ये बातें भी याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे।
अब जरा कुछ अपने टॉपिक के बारे में समझेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मोशन क्या होता है। ऑलरेडी आपको, अगर आपको याद होगा तो आपने इससे पहले वाले चैप्टर में मोशन पढ़ लिया होगा कि मोशन क्या होता है। वैसे मैं बताता हूँ कि मोशन होता क्या है। कह रहा है कि मोशन वो चीज़ होती है, जैसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको सामने रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यू एनसीईआरटी में जो है बहुत सारे थ्योरी दी गई है, उसके द्वारा रखना है, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ठीक है। कह रहा है इफ अ क्विक पुल ऑफ द टेबल इन क्लॉथ फ्रॉम द अंडर द प्लेट्स व्हाट विल द हैपेंस। यदि मैं किसी प्लेट के नीचे से मेज पोस्ट को जल्दी से खींच लूँ तो क्या होगा। मान लीजिए कोई प्लेट रखा है किसी टेबल के ऊपर, और उस पर हमने चादर रखी है, चादर को मैंने खींच दिया और प्लेट जो है फिर क्या होगा, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है। आंसर बोला है कि द क्लोथ कम्स आउट बट द प्लेट रिमेन इन द प्लेस। कह रहा है कि हम जो कपड़ा होता है वो बाहर आ जाएगा, लेकिन प्लेट अपनी जगह पर ही क्या होता है, रह जाता है। ठीक है। रीजन क्या है इसका, ड्यू टू द इनर्शिया द प्लेट रिजेंट ऑफ द चेंज इट द स्टेट ऑफ द रेस्ट। कह रहा जड़त्व के कारण जो है प्लेट जो है अपनी विराम अवस्था में आ जाता है, परिवर्तन के कारण जो है वो अपनी ही अवस्था में रुक जाता है, वहीं पर रुक जाता है, उससे जो नीचे नहीं आ पाता है। ठीक है। वहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी काम करता है, जिसको हम इनर्शिया, द लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है। मोशन का जो लॉ है वहाँ पर काम करता है। ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। ओके जी, आगे देखते हैं। जैसे एक और सवाल आपसे पूछता है और कहता है कि वाई डू द फील्डर मूव देयर द हैंड एंड बैकवर्ड विल द कैचिंग ऑफ द फास्ट बॉल। कोई जो फील्डर होता है, फील्डिंग करता है जब, तो वो गेंद जब पकड़ता है तो अपनी हाथ को पीछे क्यों खींचता है। तो देखिए क्यों खींचता है, आंसर इसका समझिए। इट इंक्रीजिंग दैट टाइम इन स्टॉप द बॉल इन रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ द इम्पैक्ट। कह रहा यह गेंद को रोकने में लगने वाले समय को बढ़ाता है, जिससे प्रभाव जो है, बल जो है, उस गेंद का जो भार है वो हाथ पे कम पड़ता है, जिससे चोट कम लगती है। ठीक है। रीजन क्या है इसका, इंक्रीजिंग द टाइम तद रिड्यूस द फोर्स इन ड्यू टू द इनर्शिया। कह रहा जड़त्व के कारण ही समय बदलने से जो बल होता है उसमें कमी आ जाती है। जैसे ही आप खींचोगे तो समय उसमें लगेगा खींचने में, तो उसमें बल में कमी आ जाएगी, जिससे आपके हाथ पे चोट बहुत ही कम लगता है। ठीक है। कह रहा है कि इनर्शिया इज दिस द टेंडेंसी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू द रेस्ट ऑफ एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द मोशंस। जड़त्व के किसी वस्तु का अपने विराम या गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने का गुण है। डेफिनेटली कि आप जब इनर्शिया के बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको आगे चल के। ठीक है। तो इनर्शिया का एक प्रकार से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही इनर्शिया के रूप में कहते हैं। ठीक है। ये बातें भी आप याद रखिएगा। ओके। तो मोशन कर रहा है कि कोई भी वस्तु अगर रेस्ट पे है, नहीं तो वो मोशन में रहेगी, डेफिनेटली है। अगर वो गति कर रही है तो गति ही करती रहेगी, और अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, डेफिनेटली है। ठीक है। उसमें बदलाव तभी आता है जब कोई बाहरी फोर्स उसके ऊपर लगता है। ठीक है। जरा इसको और डिटेल में समझते हैं और समझते हैं कि मोशन के कुछ प्रकार भी होते हैं, उसको भी हम समझेंगे ध्यान से। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। आइए अब जरा समझते हैं कि लॉज ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का जो लॉज था वो क्या होता है। ठीक है। तो पहले कह रहा है कि द लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन हाउ फोर्स इफेक्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। गति के नियम बताते हैं कि बल वस्तु की गति को कैसे प्रभावित करता है, यानी किसी पर जब बल लगा रहे हैं तो वो कैसे उस पर इफेक्ट हो रहा है, क्या उस पर इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। ये नियम बताता है लॉज ऑफ मोशंस। अगर किसी पे भी हम गति करते हैं, किसी पे फोर्स लगा रहे हैं, तो वो गति कर रही है, तो वो कितना कर रही है, कैसे कर रही है, कितना उस पर इफेक्ट हो रहा है, ये बात बताता है न्यूटन का लॉज। ठीक है। कह रहा है फीलिंग ऑफ द एप्पल। अब जो एप्पल की कहानी आपने सुनी होगी। ठीक है। एंड द एप्पल फॉल्स फ्रॉम द ट्रीज इन ड्यू टू द ग्रेविटी। सेब गुरुत्वाकर्षण के कारण पेड़ से नीचे गिरता है। ठीक है। ये आपने सुना होगा। लॉज ऑफ मोशन क्या हुआ पर, इट इज़ द शो ऑफ दिस इफेक्ट ऑन दिस अनबैलेंस्ड फोर्स। और वहाँ पर एक असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स वहाँ पर लगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि स्लाइडिंग ऑफ दिस स्केटिंग बोर्ड्स स्लो इन डाउन द स्टॉप ऑफ द ड्यू टू द फ्रैक्शंस। कह रहा घर्षण के कारण स्केटिंग बोर्ड जो होती है वो गति धीमी हो जाती है, ये रुक जाती है। ये भी एक न्यूटन का लॉज भी है। लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे क्या हुआ कि इट शो द इफेक्ट ऑन द फ्रिक्शन फोर्स इन द अपोजिट्स ऑफ मोशंस। कह रहा यह घर्षण के प्रभाव को दर्शाता है जो कि गति का एक विरोध करता है। ये बात हम जान चुके हैं। ठीक है। न्यूटन्स लॉज इज हेल्प द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्ट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आवर डेली लाइफ। न्यूटन के नियम से हमें दैनिक जीवन में वस्तुओं को गति को सुलझाने और उसमें समझने में हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलती है। ठीक है। चलिए कुछ साइंटिफिक
बिहाइंड देखते हैं कि जो साइंटिस्टों ने न्यूटन्स के लॉज, जो लॉज ऑफ मोशन है, उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या अपना अपना राय दिया था। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि सबसे पहले जो गैलीलियो गैली थे उनके द्वारा कहा गया था मोशंस, लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो आइए समझते हैं उसके बारे में। कह रहा है कि इंसिडेंट टाइम it was the well this religions or their force in was thus required for the more of stationary object and to the stop of moving the object। कर प्राचीन काल में यह भली भांति माना जाता था कि किसी स्थिर वस्तु को चलाने या किसी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है। डेफिनेटली ये कोई भी स्थिर वस्तु है या कोई गतिमान वस्तु है, उसको चलाने के लिए या रोकने के लिए बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो गैलीलियो ने कहा था कि कोई भी वस्तु तब तक अपने जगह से हिल नहीं सकती है, या कोई भी वस्तु, मोशन करती हुई वस्तु तब तक अपने जगह पर रुक नहीं सकती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई बाहरी फोर्स उसके ऊपर ना लग जाए। जब कोई बाहरी फोर्स उसके ऊपर लग जाता है तो उस वस्तु में अगर गति कर रही है तो विराम अवस्था में आ सकती है, और अगर विराम अवस्था में है तो वो गति कर सकती है। ये गैलीलियो ने साफ तौर पे पूरी दुनिया के सामने रखा था। ठीक है, इस बिंदु को और भी अलग तरीके से पेश किया दुनिया के सामने न्यूटन ने ही। ठीक है, तो उनके बारे में भी ज़रा समझ लेते हैं, उनकी थ्योरी क्या थी। चलिए देखते हैं। देखिए, न्यूटन ने क्या किया था कि कुछ उन्होंने कहा था कि सर आइजैक न्यूटन ने जड़त्व का शब्द उपयोग वस्तुओं की विराम अवस्था और सामान्य गति के अवस्था के परिवर्तन का विरोध करने की आवृत्ति को विकसित करने के लिए किया था। यानी न्यूटन ने इसको क्या किया कि इसी गति को, जो गैलीलियो ने दिया था गति का नियम, उसी नियम को अपने भाषा में इन्होंने तीन भागों में बांट दिया, जिसको न्यूटन फर्स्ट लॉ कहा गया, न्यूटन सेकंड लॉ कहा गया और न्यूटन थर्ड लॉ कहा गया दुनिया के सामने। ठीक है, और कहता क्या है कि न्यूटन्स लॉज द प्रोवाइड इन द फंक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिकल एंड आर यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कर न्यूटन के गति के नियम यांत्रिक को समझने की नींव है और आधुनिक तकनीकियों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। जो न्यूटन का लॉज है वो लॉज पेश किया और बताया कि नहीं, बस ये नहीं है कि जब तक कोई वस्तु गति कर रही है तो गति ही करती रहेगी, और कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। इस बात को उन्होंने प्रूफ किया, माना, लेकिन अपनी भाषा में उन्होंने तीन भागों में इस भाषा मोशन के जो लॉ हैं उसको बांट दिया। ठीक है, न्यूटन ने। और आधुनिक जो आज के जो युग है उसमें न्यूटन के ही लॉज को फॉलो किया जाता है दुनिया के सामने। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन जो कि महान साइंटिस्ट थे। ठीक है, आई होप आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आइए जरा आसान भाषा में समझते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है। कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, बहुत ही आसान भाषा और सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज अ रेस्ट रिमेन टू द रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द मोशन इन कंटिन्यूसली मूव ऑन द कांस्टेंट ऑफ वेलोसिटी इन अनलेस ऑफ द नेट ऑफ फोर्स। कह रहा है कि एक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो मोशन ही करता रहेगा। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है। उसके अंदर तब तक परिवर्तन नहीं आती जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई बाहरी फोर्स उसके ऊपर ना लग जाए। जब कोई बाहरी फोर्स लगता है तो कोई मोशन करती है वस्तु, उसके अंदर चेंजिंग आ सकती है, कोई रेस्ट हुई वस्तु उसके अंदर भी चेंजिंग आ सकती है। ये न्यूटन के लॉज, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन कहता है। रेस्ट रिमेन द रेस्ट, रेस्ट चाहे वस्तु जो स्थिर वस्तु है वो स्थिर रहना चाहती है। मोशन रिमेन द मोशन, जो मोशन कर रही है वो मोशन करता है वो चाहेगी। वेलोसिटी रिमेन द कांस्टेंट, वेग का नियम बना रहता है, हमेशा बना रहना चाहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ इन द स्टैंड फॉर द ऑब्जेक्ट इन विल बी नॉट ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट इन द यूनिफॉर्मली मोशंस अनलेस। कह रहा कि याद रखिए कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी स्थिति विराम अवस्था में सेम वेग से गति तब तक नहीं बदलती है जब तक कोई बाहरी वस्तु उस पर फोर्स नहीं लगाती है। अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहनी चाहेगी, अगर गति कर रही है तो गति करती हुई करती रहनी चाहेगी। ठीक है, उसके अंदर तब तक चेंजिंग नहीं आती जब तक कोई बाहरी फोर्स उसके ऊपर नहीं लग जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। आप जरा देखते हैं कि मोमेंटम क्या होती है, यानी संवेग, गति का मात्रक। P = m/v होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी होती है इसकी मोमेंटम। कह रहा कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मोमेंटम। कह रहा किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। यानी कि मास और वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लाई जो करते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑफ द पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कह रहा इसे चलती हुई वस्तु की शक्ति भी कहा जाता है इसको।
इट इज डिनोट बाय द पी और कैपिटल पी से इसे दर्शाया जाता है मोमेंटम को, ठीक है। मोमेंटम इंक्रीजेस ऑफ द आइदर मास ऑफ वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का संवेग आप जितना आप वेलोसिटी बढ़ाओगे उसके द्रव्यमान या वेग में वृद्धि होने पर बढ़ता है। जितना अगर उसका आप बाहरी फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा उसका द्रव्यमान और वेलोसिटी जो है उसकी बढ़ती रहेगी, ठीक है। वेलोसिटी करा कि बाइसाइकिल रनिंग दिस हाई स्पीड ऑफ द जनरेटर द मोमेंटम ऑफ द कंपाउंड ऑफ वेलोसिटी रनिंग विद द स्लो ऑफ स्पीड, उच्च गति से चलने वाले वाहन का संवेग धीमी गति से चलने वाले वाहन की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। स्मॉल ऑब्जेक्ट मूविंग द जनरेट द वेलोसिटी हैव ए हाई मोमेंटम, छोटे द्रव्यमान वाली वस्तु अधिक यदि बहुत अधिक वेग से चल रही है तो उसका संवेग भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। इसमें मेन चीज़ याद करने वाली क्या चीज़ है तो वो है P इंटू एम, P इक्वल टू एम इंटू वी होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा ही होते इसके kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होता है, kg मीटर पर सेकेंड होती है इसके, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चल के इसके बारे में और भी बात करेंगे हम लोग और इसका हम यूज़ करेंगे किस में, जाके आपके सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में। चलिए अब देखते हैं आगे। आइए जरा समझते हैं सेकेंड लॉज ऑफ मोशंस क्या होता है। तो कह रहा है कि इस स्टेट ऑफ द रेट ऑफ द चेंजिंग ऑफ द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कह रहा यह कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए बल के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है। ये बात सेकेंड लॉज ऑफ मोशन कहती है, ठीक है। तो कह रहा है जितना आप मास बढ़ाओगे उतना इसका जो है जितना ज़्यादा मास रहेगा उतनी उसकी कम वेलोसिटी रहेगी और जितना कम मास रहेगा उसकी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब यही होता है, ठीक है। कह रहा है कि देखो इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो m का मतलब होता है मास, इनिशियल मतलब है u, फाइनल मतलब v और इनिशियल मोमेंटम mu और फाइनल मोमेंटम m भी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डोनेट करेंगे और लिखेंगे f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mv माइनस mu बाई में t और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m और कोष्टक में v माइनस u बाई t, फिर इसको हम चेंज कर देंगे और v माइनस u बाई टी के जब हम a रख देंगे क्योंकि एक्सेलरेशन का सूत्र है वो, ठीक है। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू a, f उसको हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो f इक्वल टू k m a रख देंगे और k को हटा के हम वहाँ पर रख देंगे, ठीक है। k का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा f इक्वल टू m इंटू a, जो है सेकेंड लॉज ऑफ मोशन के अनुसार ये फार्मूला निकल के आती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इधर कुछ दिए गए हैं k की वैल्यू, उसको भी आप देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक्शन टू रिएक्शन। सिंपल सी बात है, आसान भाषा में बात करें तो कहता है कि जब किसी पे अगर आप एक्शन करोगे तो बदले में वो भी आप पे रिएक्शन करता है, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार जब भी आप किसी पे एक्शन करते हो तो बदले में वो भी आप पर रिएक्शन करता है, उसको बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आसान भाषा में एवरी एक्शन हैज़ बी द इक्वल इन द अपोजिट रिएक्शंस, प्रत्येक क्रिया समान और विपरीत प्रतिक्रिया करती है, डेफिनेटली है, ठीक है। फोर्स एग्जिस्ट बाय द फर्स्ट बॉडी इज एक्शन, कर पहले पिंड द्वारा लगाया गया बल दूसरे क्रिया पर, और जब भी फोर्स एग्जिस्ट बाय द सेकंड बॉडी ऑफ रिएक्शन, दूसरे पिंड द्वारा लगाया गया बल, यानी कि पहले जब आप बल लगाओगे तो वो भी आप पर बल लगाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप रॉकेट के छोड़ना, ठीक है, बंदूक से गोली का निकलना, तो झटका जो पीछे जाता है तो आप फोर्स लगाए उस पर तो वो भी आप पर फोर्स लगाए। तो सिंपल थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी पे एक्शन करते हो तो वो भी आप पर रिएक्शन करता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।